हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम पॉलिटी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके टेस्ट 3 से संबंधित हैं। उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा, राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना होता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि पद ग्रहण करने से पहले उसको शपथ लेना अनिवार्य होता है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। अब ये तीसरा कथन की ये कह रहा है, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मित्रों, आप इस कथन से कितने सहमत हो बताना सत्य है या असत्य है। और हमारा दूसरा कथन ये कह रहा है, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है। आपको बताना है यह कथन सत्य है असत्य है। या राज्यपाल की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में दे रखी है या संविधान में कहीं और दे रखी है। तो मित्रों, आपको तीसरे कथन पर गौर करें तो आप सभी को पता होगा इसको शपथ जो अपना मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा दिलाई जाती है, और अगर वो ना हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया और पहला कथन सत्य हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा जो 1 नंबर इसमें आ रहा है और 1 नंबर इसमें आ रहा है, या तो हमारा बी होगा या हमारा डी होगा। अब दूसरे कथन की तरफ देखते हैं। दूसरा कथन मित्रों ये कह रहा है, जो तीसरी अनुसूची में है उसमें राज्यपाल की शपथ के बारे में नहीं दे रखा है। आपको बता देता हूँ, जो राज्यपाल की शपथ के बारे में 159 जो अनुच्छेद है उसमें दे रखा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये दूसरा कथन असत्य हो गया। तो हमारा पहला और तीसरा सत्य हो गया, तो इसका मित्रों सही आंसर बी हो गया, 1 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, अपूर्णीय टोकन। आपको अपूर्णीय टोकन के संदर्भ में बताना है और इस उपरोक्त कथन दे रखे उसमें से आपको सही कथन बताना है। जो अपूर्ण टोकन ऐसे टोकन है जिनका उपयोग अद्वितीय वस्तु है, जैसे कला, संग्रहणीय वस्तुएं, यहाँ तक कि भू संपदा के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। मित्रों, आप सभी को बता देता हूँ। मित्रों, ये कथन सत्य है। ये एक ऐसा टोकन होता है, ये कुछ संपत्ति होती है ना अद्वितीय, उसके स्वामित्व को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसमें बाकायदा उसका नाम होता है। किसी व्यक्ति अगर ये टोकन लेता है उसका इसमें नाम होता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। ये अद्वितीय वस्तु के स्वामित्व को दर्शाता है, हमारा ये कथन पहला सत्य हो गया। लेकिन ये दूसरा कह रहा है, जो अपूर्णीय टोकन है क्रिप्टो करेंसी की तरह विनिमय योग्य ने। आपको बताना है कि इसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्या, ये विनिमय योग्य है या नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, ये स्वामित्व को दर्शाता है, तो इस कारण से देखें तो ये विनिमय योग्य नहीं है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। आपको सही कथन पूछा तो इसका सही केवल और केवल दोस्तों ए होगा, ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में नए वाहनों की बिक्री 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। आपको बताना है, जो ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक आउटलुक रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई, आपको बताना है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा इसे रिपोर्ट को जारी करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है, और ये भारत की जो आगामी इलेक्ट्रिक वाहन के संदर्भ में संभावनाएं हैं वो प्रदर्शित कर रही है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 हमारा ये कह रहा है, राज्यपाल की वीटो की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। मित्रों, आप इस कथन से कितने सहमत हैं, आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहा है, साधारण विधेयक के मामले में उसे केवल निलंबनकारी वीटो प्राप्त है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। केवल साधारण विधेयक के मामले में सिर्फ
निलंबनकारी वीटो ही लगा सकता है या अन्य वीटो लगा सकता है, आपको बताना है। तो मित्रों आप पहले कथन की तरफ गौर करोगे तो देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि जो धन विधेयक वाला बिल है वो भी राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन जो ये साधारण विधेयक के निलंबनकारी वीटो के बारे में कह रहा है, दोस्तों ये कथन सत्य है, क्योंकि राज्यपाल होता है ना, वो सिर्फ साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो ही लगा सकता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और इसका सही आंसर आपको सही पूछा है तो सही केवल 2 हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हाल ही सुर्खियों में रहा न्यूयॉर्क अभिसमय किससे संबंधित है। आपको जो न्यूयॉर्क अभिसमय है उसके बारे में बताना है सही कथन। ये कह रहा है जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम से, दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषकों से, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा से। आपको बताना ये कथन सत्य। पूरे विश्व में विदेशी मध्यस्थता सपाटों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने से, मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम से। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये वैकल्पिक जो न्याय प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस अभिसमय को प्रभावित किया गया है। और इस दृष्टि से देखें तो इसका आंसर सी सही होगा। इसमें मध्यस्थ पंचायतों का प्रवर्तन सुनिश्चित होगा ताकि न्याय प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके और तीव्र किया जा सके। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में रीढ़ क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत में रीढ़ क्षेत्राधिकार है उसके बारे में आपको बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है उच्च न्यायालयों का रीढ़ क्षेत्राधिकार, जो हाईकोर्ट का रीढ़ क्षेत्राधिकार है, अनन्य नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के रीढ़ क्षेत्राधिकार के समवर्ती है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। क्या जो हाईकोर्ट का रीढ़ अधिकार है, क्षेत्राधिकार, क्या ये अनन्य है या नहीं, आपको बताना है। दूसरा कथन ये कह रहा है उच्च न्यायालय का रीढ़ क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का रीढ़ क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के रीढ़ क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपने अगर रीढ़ के बारे में थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट की 32 के तहत रीढ़ क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट की तुलना में व्यापक ना होकर सीमित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार से संबंधित रीढ़ जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार की भी रीढ़ जारी कर सकता है, अन्य कोई परिवर्तन के उद्देश्य से भी रीढ़ जारी कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट की व्यापक कह रहा है, हमारा ये कथन असत्य हो गया। और पहला कथन ये कह रहा है जो अनन्य नहीं है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा जो हाई कोर्ट की रीट है वो अनन्य नहीं है, इसमें मूल अधिकार से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट को रीट है, इस दृष्टि से देखें तो ये अनन्य नहीं है। और इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और इसी के साथ हमारा आंसर सही हो गया। मित्रों आपको सही पूछा है, सही आंसर हो गया ए ऑप्शन केवल और केवल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में। आपको संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है संयुक्त बैठक के प्रावधान साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू होते हैं, न कि धन विधेयकों पर। आपको ये बताना है कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कथन कह रहा है संयुक्त बैठक लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा शासित होती है। आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा प्रक्रिया नियमों पर शासित होती है या नहीं। संयुक्त बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य है। डी ऑप्शन ये कह रहा है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक में अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। आपको ये बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों पहले कथन के बारे में आपको बता देता हूँ। और जो संविधान संशोधन विधेयक है और धन विधेयक है इस पर ये संयुक्त बैठक नहीं होती, केवल साधारण विधेयक पर होती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। और जो ये शासित होती है सिर्फ लोकसभा के प्रक्रिया नियम है उनके द्वारा शासित होती है।
इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और जो ये कह रहा है संयुक्त बैठक का गठन गणपूर्ति की बात कर रहा है, ये लोकसभा के सदस्यों की 1/10 नहीं होती है, दोनों सदनों का 1/10 हो जाती है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी असत्य हो गया, तो इसका आंसर नहीं हो गया। और मित्रों आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, डी ऑप्शन को गलत कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना इसका राज्य का जो सभापति होता है वो कभी अध्यक्षता नहीं करता है और उपसभापति कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन डी ऑप्शन सही हो गया, आपको सही पूछा है। अगला कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस समिति का गठन किसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था? आपको 85 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना है। सुधीर श्रीवास्तव की जो समिति बनाई है वो किसके उद्देश्य से बनाई गई है आपको बताना है। तो मित्रों आप सभी को इसके बारे में बता देता हूँ। पहला कथन ये कह रहा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं इसके बारे में थी। दूसरा कह रहा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को उधार के मापदंड। तीसरा कह रहा है पूंजी परिवर्तनीयता के मापदंड। डी ऑप्शन कह रहा है बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण के मापदंड। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो अर्थोपाय अग्रिम है इसके संबंध में जो सीमाएं हैं उसको निर्धारित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनिवार्य और स्वैच्छिक उपबंधों को अलग से निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से अनिवार्य प्रावधान है। मित्रों आप सभी को पता होगा जो अपना भाग संविधान का 9 है, इस जो अनुसूची में कुछ ग्राम पंचायतों के लिए स्वैच्छिक है, राज्यों को ये प्रावधान करना अनिवार्य है, कुछ राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिए गए। स्वैच्छिक और अनिवार्य, अनिवार्य वो तो करना जरूरी होगा, स्वैच्छिक है वो राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है। आपको कौन से अनिवार्य प्रावधान के बारे में बताना। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग। अब जो डी ऑप्शन 3 नंबर ये कह रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन क्या अनिवार्य है या नहीं है। दूसरा कह रहा है माध्यमिक या जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य। तो मित्रों आप पहले कथन के बारे में सभी वाकिफ होंगे, ग्राम पंचायत अनिवार्य है। और तीसरे कथन के बारे में भी आप वाकिफ होंगे क्योंकि वित्त आयोग भी हमारा अनिवार्य है। और ये भी बता देता हूँ माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी मित्रों अनिवार्य है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। इसका सही आंसर, तीनों कथन सही हो रहे हैं, आपको सही पूछा है तो इसका सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो गया 1 2 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एडिनो वायरस आधारित टीके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको एडिनो वायरस आधारित टीके के बारे में सही कथन बताना है। वे शरीर में एक दुर्बल एवं निष्क्रिय रोगाणु प्रवेश कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की शुरुआत करके कार्य करते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्पुतनिक 5 का अनुमोदन किया गया जो एक एडिनो वायरस वेक्टर आधारित टीका है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो वो दुर्बल निष्क्रिय रोगाणु प्रवेश प्रतिक्रिया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरुआत करने के लिए जो कार्य कर रहा है, इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और जो स्पुतनिक 5 है मित्रों ये इसी आधारित पर है, हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। इस दृष्टि से देखें तो दोनों कथन सत्य हो गए, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। आपको बताना है भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते वाले कारकों के बारे में प्रयोग सही बताना है। तो मित्रों आपको इसके बारे में बता दो तो ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रावधान है जो संविधान की जो संसद के कार्य है
उसको सीमित करते हैं, उसको नियंत्रण करते हैं, आपको ये बताना है, क्योंकि नियंत्रण करेंगे तभी उनकी संप्रभुता सीमित होगी। पहला ये कह रहा है संविधान की लिखित प्रकृति, आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य। दूसरा कह रहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तीसरा कहता है न्यायिक समीक्षा। चौथा कहता है मूल अधिकार। तो मित्रों आप इससे सभी वाकिफ होंगे, ये चारों कथन हमारे सत्य हैं। ये चारों कथन जो सीमित संप्रभुता है उसको सीमित करते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो इसका ऑप्शन डी हो गया सही हमारा, 1 2 3 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको राज्यसभा के संदर्भ में कथनों के बारे में बताना। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा क्या है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनः निर्वाचित और पुनः नाम निर्दिष्ट होने के लिए पात्र है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों संविधान में सदस्यों के बारे में उल्लेख कहीं नहीं कर रखा है, इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा जो ये सदस्य हैं ये कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। आपको सही ऑप्शन ये पूछा है, सही ऑप्शन इसका सी हो गया, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आपको बताना है प्रधानमंत्री के द्वारा किस समिति की अध्यक्षता की जाती थी। पहला कह रहा राजनीतिक मामलों की समिति, दूसरा कह रहा संसदीय मामलों की समिति, नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की समिति। नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, आपको सही उत्तर बताना है। तो मित्रों आप सभी को ये पता होगा जो अपनी आवासीय मामलों से संबंधित और संसदीय मामलों से संबंधित समिति है मंत्रिमंडलीय, उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है। अगर आपको यही पता होगा तो इससे आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आप अगर 2 निकाल देते हो तो हमारा ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है, बी कैंसिल हो जाता है और डी कैंसिल हो जाता है। पीछे हमारा ऑप्शन सी बचता है 1 3 और 4। आपको बता देता हूँ इसकी अध्यक्षता करता है राजनीतिक मामलों की, और जो नियुक्ति समिति है उसकी भी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, और जो आर्थिक मामलों की है उसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है किसके संदर्भ में कृषि पर समझौता और शांति खंड शब्दावली प्राय सुर्खियों में रही। आपको बताना है जो कृषि पे समझौता है और जो शांति खंड है ये शब्दावली किससे संबंधित है। तो मित्रों जो भारत कृषि पर सब्सिडी दे रहा है, इस सब्सिडी को विभिन्न देशों ने जो अपना WTO है विश्व व्यापार संगठन, उसमें चुनौती दी गई है। उसमें ये कई प्रावधान है जो शांति खंड और कृषि पे समझौता, इसके तहत उस देशों को माफी दी जा सकती है, और भारत ने इसी क्लॉज का उपयोग कर इसमें कुछ, जैसे आप अपनी लिमिट से थोड़ी ज़्यादा दे देते हो सब्सिडी, उसमें ये शांति क्लॉज का है, आप इसका उपयोग करके बच सकते हो। भारत ने इस शांति खंड का उपयोग कर और अपने जो मुकदमा था उससे बच गए। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर डी होगा, विश्व व्यापार संगठन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके संदर्भ में बताना है। पहला कह रहा दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। संसद के पास किसी संघ राज्य क्षेत्र ने किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति है। ये कह रहा है संसद के पास है या नहीं, आपको बताना। संविधान में उच्च न्यायालय की संख्या निर्दिष्ट की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर मित्रों आपने सही ढंग से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो संविधान में इनकी संख्याएं कहीं निर्धारित नहीं की गई, उनके शक्तियों का वर्णन कर रखा है, बट संख्या का नहीं कर। अगर आपको तीसरे कथन के बारे में भी ध्यान हो सही ढंग से तो भी एलिमिनेशन मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि तीसरा हमारा मित्रों गलत है। आपको सही पूछा, अगर गलत निकाल दे तो हमारा ये कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया, कि इसमें तीनों 3 आ रहे हैं। और इस दृष्टि से देखें तो हमारा पीछे ए ही बचता है, केवल 1 और 2। तो मित्रों हमारा
पहला कथन भी सत्य हो गया और दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तो क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का एकाधिकार सिर्फ संसद के पास है और दिल्ली एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय है जो संघ राज्य क्षेत्र में जिनका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। इस दृष्टि से हमारा एक कथन सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है भारत के सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली प्रमाणन कार्यक्रम के संदर्भ में वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना। आपको वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना के संदर्भ में कथनों पर आपको सही कथन ही पूछा है मित्रों, सही कथन बताना है। वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण क्षेत्र को जैविक उत्पादन केंद्र के रूप में अर्हता प्रदान करने के लिए एक त्वरित प्रमाणन प्रक्रिया है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मेघालय भारत का पहला जैविक राज्य है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। हाल ही में कार निकोबार और नैन कोरी द्वीप समूह को जैविक प्रमाणीकरण में सम्मिलित किया गया है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर मित्रों आप सही ढंग से इसको पढ़ोगे, एलिमिनेशन से देखोगे, तो आप सही से आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह और पहला जैविक राज्य बन गया था। अगर आपको यही पता होगा, ये हाल ही बहुत ही सुर्खियों में रहा था हमारा सिक्किम, और ये मेघालय की बात कर रहा है, इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। तो अगर आप दूसरा कथन निकाल देते हो तो इसमें से निकल गया, इसमें से निकल गया और इसमें से निकल गया, तो हमारे पीछे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी बचा है, केवल 1 और 3। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया और तीसरा कथन भी सत्य हो गया। अगर मित्रों आपको सही ढंग से कोई सरसा में रहा, ये देखो क्वेश्चन इसी से निकल रहा है, क्योंकि सिक्किम हाल ही में बहुत सरसा में रहता, पहला जैविक राज्य था भारत का। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा सी हो गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। आपको बताना है जो विवाद दे रखे हैं 4, इसमें से जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में आपको बताना। अंतर्राज्यीय जल विवाद, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। वित्त आयोग से संबंधित जो मामले हैं उसके बारे में ये कह रहा है। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच वाणिज्य प्रकृति वाला साधारण विवाद, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, आप सभी को यही पता होगा, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है इसको सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये हमारा कथन असत्य हो गया। दूसरा भी कथन असत्य हो गया, जो वित्त संबंधित मामले वित्त आयोग से संबंधित, वो भी इसके मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जो केंद्र सरकार के नुकसान की भरपाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते हैं। और जो केंद्रीय वाणिज्य प्रकृति वाला विवाद है वो भी इसके मूल अधिकार वाले भाग में नहीं आते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारे तीनों जो चारों कथन है ये गलत हो गए। आपको सही कथन पूछा तो इसमें सही एक भी नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी सही हो गया मित्रों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको विधान परिषद के संबंध में सही कथन बताना। पहला कथन ये कह रहा है स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा ये कथन हमारा सत्य है, स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं हो सकता है जिस तरह विधानसभा का होता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है 1/3 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। आपको ये बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आप सभी को पता होगा 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अगर एक सत्य और दूसरा असत्य हो रहा है तो इससे एलिमिनेशन से देखें तो हमारा ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब या तो ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। तो हम तीसरे कथन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि हमारा इससे आंसर नहीं निकल रहा है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। आपको बताना है ये कथन सत्य है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो मित्रों जो राज्य परिषद के सदस्य होते हैं
इसको राज्यसभा के चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती है, हमारा ये कथन सत्य हो गया। इस दृष्टि से देखें तो हमारा 1 और 3 सही हो गया, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। और 96 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है, इसे लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। मित्रों, आप इस कथन से कितने सहमत हैं, बताओ क्या सही है या नहीं है। वह अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। राष्ट्रपति स्वयं उसे शपथ दिलाता है। आपको बताना तीसरे कथन के बारे में सत्य। तो अगर आप दूसरे कथन को गौर से देखोगे या पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि ये नहीं घोषित करके राष्ट्रपति घोषित करता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड से देखें तो मित्रों, इसमें तो हमारा एलिमिनेशन मेथड नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसे 2 से तो सिर्फ एक कैंसिल हो रहा है, डी ऑप्शन। अब हम तीसरे कथन की तरफ देख, राष्ट्रपति स्वयं से शपथ दिलाता है। मित्रों, हमारा ये कथन सत्य है। आप सभी को पता होगा, जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है, उसको शपथ दिलाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। और मित्रों, आपको ये बता देता हूँ, इसके कोई निर्धारित नियम नहीं। जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको इस पद पर नियुक्त किया जाता है, और जो इससे लोकसभा जो सदस्यों के बारे में कह रहा है तो इसको सुना नहीं जाता। जो वरिष्ठ होता है उनको नियुक्त कर दिया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल 3 होगा, ऑप्शन बी केवल और केवल 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में। मित्रों, ये लोकल बॉडी के संदर्भ में कह रहा है, जो पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है, संबंधित राज्य विधेयक द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मित्रों, आप बताना ये कथन सत्य है या असत्य। व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि इसकी आयु 25 वर्ष से कम है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है, पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, अगर आप दूसरे कथन को गौर से पढ़ोगे तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें आप सभी को पता होगा, अध्यक्ष है जो भी पंचायत स्तर पर होते हैं उसकी उम्र 21 वर्ष कर रखी है। तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। आपको सही कथन पूछा है, अगर आप दूसरा निकाल देते हो तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचा है, सी। तो इसका सही आंसर सी होगा। और आप देख लीजिए, जो राज्य विधायिका है वो जो कानून बनाती है उसके द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सही हो गया। तीसरा गलत ये हो गया, ये निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, लेकिन मित्रों निर्वाचन आयोग नहीं है। जो राज्य विधायिका है वो कोई प्राधिकरण बनाती है, जिस प्राधिकरण को अधिकृत करती है उस प्राधिकरण द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया और इसका सही आंसर सी हो गया, केवल और केवल एक। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, आपको सही सुमेलित युग्म बताना है। पहला जो वैकल्पिक विवाद समाधान के उपकरण है उसके बारे में बताना है, पंचाट के बारे में बताना है, मध्यस्थता के बारे में बताना है और सुलह के बारे में बताना है कि तीनों सही सुमेलित है या नहीं, जो तरीका आगे अपनाया गया है। तो सुलह के बारे में बता देता हूँ मित्रों, इसमें कोई विवाद है उस पर दोनों पक्षों के द्वारा स्वैच्छिक या समझौता के माध्यम से इस विवाद को हल किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन ये कह रहा है, विवादों का समाधान समझौते या स्वैच्छिक समझौते से किया जाता है। तो समझौते के माध्यम से किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सही सुमेलित है। लेकिन ये पंचाट के बारे में आपको बता देता हूँ। पंचाट वो होता है जब कोई विवाद है उसको गुण या अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कह रहा है, ये एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष सहमति समाधान विकास की सुविधा प्रदान करता है। मित्रों, ये सहमति समाधान नहीं है, ये
जो गुण और अवगुण के साथ जिस विवाद को हल किया जाता है उसे पंचाट कहते हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा जो मध्यस्थता का कह रहा है, इसमें मित्रों क्या होता है, इसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है, सहमति के द्वारा किसी विवाद को हल किया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो इसके बारे में ये कह रहा है, एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है, गुण दोष के आधार पर पंचाट में लिया जाता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी असत्य हो गया। इसका सही सुमेलित मित्रों 3 कथन है, केवल और केवल ए। इसका सही ऑप्शन बी हो गया, केवल केवल बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1992 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9th सम्मिलित किया गया था, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा क्या था, इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। मित्रों आप इस कथन से सभी सहमत होने चाहिए। 40 पंचायतों के बारे में कह रहा है और ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। ये सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। मित्रों अगर आप सी ऑप्शन गौर से पढ़ोगे तो आप आसानी से आंसर निकाल दोगे, क्योंकि ये सहभागी से प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात करें, लेकिन इसमें है प्रतिनिधित्व से सहभागी लोकतंत्र की ओर ये गमन करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये तीसरा कथन इसकी विशेषता नहीं और हमारा आंसर भी यही होगा। और मित्रों हमारा पहला कथन सही है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 11 भाग 9th भाग जोड़ा गया है। ये हमारा कथन तो सी सही हो गया। और डी पढ़ लीजिए। डी ये कह रहा है, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो मित्रों ये राज्य सरकार के अनिवार्य हो गया, इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया, लेकिन आंसर नहीं हुआ। इस दृष्टि से इसका सही आंसर सी होगा मित्रों 99 नंबर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाला सहबार बंदरगाह स्थित है, आपको सहबार बंदरगाह के बारे में बताना है, जो ईरान में अवस्थित है, जो भारत को मध्य एशिया में संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है और हाल ही सुर्खियों में इसके बारे में बताना है। फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, अक्काबा की खाड़ी में या अदन की खाड़ी में। तो मित्रों आप सभी को पता होगा जो अपनी ओमान की खाड़ी है उसमें ये अवस्थित है। इस दृष्टि से हमारा सही ऑप्शन इसका बी हो गया। मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला